जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पादप जगत का उभयचर किस समूह को कहते हैं? आपके पास चार ऑप्शन है। ए में है थैलोफाइटा, बी में है ब्रायोफाइटा, सी में है टेरिडोफाइटा और डी में है जिम्नोस्पर्म। तो पादप जगत का उभयचर ये जो है ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी आंसर देने का कोशिश कीजिए, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्जाम है जनवरी में। ठीक है, तो ये उभयचर उस जीव को कहते हैं जो जल में भी रह सकता है और स्तर पर भी रह सकता है। ठीक है, तो उसे उभयचर कहते हैं। ये पादप जगत का उभयचर कौन है? तो ब्रायोफाइटा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। थैलोफाइटा, इसके अंतर्गत जो है शैवाल, कवक और जीवाणु आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उभयचर वर्ग। उभयचर वर्ग में मेढक, कछुआ तथा मगरमच्छ आते हैं। ये जानते हैं कि आप लोग मेढक पानी में भी रह सकता है, जल में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है। मेढक, कछुआ और मगरमच्छ तीनों जो है जल में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है, इसलिए इसे उभयचर वर्ग कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दूसरा प्रश्न देखते हैं आपका, किसके काल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? ए में है शाहजहां, बी में हुमायूं, सी में जहांगीर और डी में है बाबर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, शाहजहां। किसके काल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो आप आंसर कीजिएगा शाहजहां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। शाहजहां ने बेगम मुमताज की याद में ताजमहल को बनवाया था। ये आप लोग सभी को जानते होंगे, बच्चा बच्चा जानता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, ताजमहल के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है, अगर पूछ दे कि ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका, चित्रकला का स्वर्ण काल, ये जो है जहांगीर के समयकाल को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक ये बाबर था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो बाबर था। नेक्स्ट पॉइंट आपका, बाबर का असली नाम, तो बाबर का असली नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, और तीसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्षों तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम करना होगा? ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है दोस्तों, आप लोग भी आंसर करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, ए में है 5 वर्ष, बी में है 7 वर्ष, सी में है 10 वर्ष और डी में है 15 वर्ष। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ए नंबर, 5 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम करना होगा? तो 5 वर्ष। लेकिन अगर कोई वकील हो, ठीक है, एडवोकेट हो, तो उसको उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक कार्य करना होगा। उसी के बाद ही वो जो है सो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक ये सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ा करके 34 कर दी गई। पहले क्या था कि एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते थे। ठीक है, इसको बढ़ा करके अब कर दिए गया 34, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना हो गया? अब 34 हो गया, मुख्य न्यायाधीश को मिला करके। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, पहले 31 था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो ये जो है सो राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है आपका, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है भारत के संचित निधि से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए में है द हेग, बी में जिनेवा, सी में न्यूयॉर्क और डी में रोम। तो इसका सही आंसर होगा न्यूयॉर्क। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है द हेग में है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय ये जो है ये भी जेनेवा में है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ठीक है, का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक किया कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि किस ऋतु में होती है? ए में है ग्रीष्म ऋतु, बी में है जाड़े की ऋतु में, सी में है वर्षा ऋतु में, और डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की मोटाई जो है सो वृद्धि हो जाती है, ठीक है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला परत है, और इसी मंडल में क्षोभ मंडल में ही जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है, जैसे बारिश होना, आंधी तूफान, ये सब जो भी आता है सब क्षोभ मंडल में ही होता है, ठीक है। तो जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है वो कहाँ होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। 165 मीटर की ऊंचाई जाने से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, ठीक है। कितनी ऊंचाई जाने पर? 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ओजोन परत पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है, और इसे जो है पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। अगर आपको पूछ दे पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है, तो ओजोन परत को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी के नीचे 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। यहाँ है 165 मीटर ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाती है या घट जाती है, ठीक है। लेकिन पृथ्वी के नीचे 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है सो बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और छठे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आलू के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में है तना, बी में है जड़, सी में है फल, और डी में है फल भित्ति, ठीक है। तो आलू के खाने योग्य भाग को तना कहते हैं, ठीक है। जड़ मत आंसर कीजिएगा, न तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको लगेगा कि एग्जाम में मैं तो सही करके आया हूँ कि जड़ खाया जाता है, लेकिन जड़ नहीं खाया जाता है दोस्तों, तना खाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। लीची के खाने योग्य भाग जो है इसको एरिल बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नारियल के खाने योग्य भाग ये भ्रूणपोष कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेब के खाने योग्य भाग ये पुष्पासन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका तना का रूपांतरित भाग है ये प्याज आलू जो है तो तना का रूपांतरित भाग है, ठीक है। ये भी जो है प्याज जो है तो तना है, जड़ मत कीजिएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि देखिएगा जड़ प्याज में नीचे रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और 7वें प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए में है अरुणाचल प्रदेश, बी में जम्मू कश्मीर, सी में है उड़ीसा, और डी में है मिजोरम, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। तो जिम कॉर्बेट अगर पूछ दे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। ये जिम कॉर्बेट जो है सो उत्तराखंड में स्थित है, और इसका पुराना नाम क्या था? हैली राष्ट्रीय उद्यान नाम था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दाचीगम वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। दाचीगम कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है आपका मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दम्फा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, ये जो है सो मिजोरम में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम लोग 8वें प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न आपका बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का गवर्नर था? दोस्तों मैं आप लोगों को वही प्रश्न बताता हूँ जो कहीं ना कहीं पूछा गया, ठीक है। प्रीवियस ईयर में कहीं ना किसी एग्जाम में पूछा गया, इसलिए आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का गवर्नर था?
ए में है उज्जैन, बी में है तक्षशिला, सी में है स्वर्णगिरी और डी में है तोसली। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, उज्जैन। ठीक है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का गवर्नर था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। ठीक है, और कलिंग युद्ध के बाद ही जो है अशोक ने धर्म जो है अपना लिया, उसने युद्ध छोड़ दिया। इसके बाद इतना रक्तपात देखा, खून खराबा देखा कि उसने निर्णय कर लिया कि अब जो है सो मैं युद्ध नहीं करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका, पहले शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। आपको पूछ देगा कि अशोक के किस शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, तो आप आंसर कीजिएगा पहला शिलालेख। ठीक है, मुख्य रूप से अशोक के 14 शिलालेख है। ठीक है, ऐसे ही तो आपका 34 शिलालेख है। ठीक है, कहीं 33 लिखता है, कहीं 34 लिखता है दोस्तों, लेकिन मुख्य रूप से 14 है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका, सांची का स्तूप को अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रीनगर की स्थापना जो है अशोक ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और 9वें प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न आपका, लोहे में जंग लगना यह कैसी प्रक्रिया है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में है भौतिक, बी में रासायनिक, सी में परिवर्ती और डी में मिश्रण। तो इसका सही जवाब होगा रासायनिक प्रक्रिया है। लोहे में जंग लगना यह कैसी प्रक्रिया है? तो रासायनिक प्रक्रिया है। दोस्तों, रासायनिक प्रक्रिया वो प्रक्रिया है जिसमें अगर कोई चीज़ आप प्राप्त कर लेते हैं, दोबारा प्राप्त कर लेते हैं, तो वो भौतिक प्रक्रिया हो जाएगा। ठीक है, और जो नहीं प्राप्त कर सकते, जैसे क्या है, मोमबत्ती जल जाएगा तो आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या लोहे में जंग लग गया तो फिर से लोहा नहीं आप प्राप्त कर सकते, इसलिए यह रासायनिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण रासायनिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, लोहे में जंग लगने से लोहे का भार जो है सो बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका, गैल्वेनाइजेशन के द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। लोहा का सबसे बड़ा दुश्मन क्या जानते हैं? हवा और पानी, दोनों को मिलने से जंग हमेशा लग जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 10वें प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 10वां प्रश्न है आपका, राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? ए में है राज्यसभा अध्यक्ष, बी में है राष्ट्रपति, सी में है प्रधानमंत्री और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा को कोई नहीं भंग कर सकता है। राज्यसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है, इसको कोई नहीं भंग कर सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।